हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। सीजीएल की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। ये एग्ज़ाम 12 से लेकर 26 सितंबर तक रहने वाला है। तो आई होप आप सब अपने रिवीजन में लग चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, द पंडित्स ने एक सीरीज शुरू की है 3 मूक की। उस 3 मूक में से जो लाइव मूक 1 है, आज हम इसका जीएस एनालिसिस देखने वाले हैं। ये वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगी और आपको रियल टाइम एग्जाम अंडरस्टैंडिंग देगी। होप यू लाइक इट। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये वर्ड है और इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये इरपट्टी, तनियूर और घटिकाज, इनके रिगार्डिंग यहाँ पर ये इनके डिस्क्रिप्शन है। हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पर इरापेट्टी का जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है, लैंड रिवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक्स। तो मैं आपको इरापट्टी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। इर का मतलब होता है वाटर रिजर्वॉयर्स। क्या मतलब होता है? वाटर रिजर्वॉयर्स। और पट्टी का मतलब होता है लैंड असाइनमेंट। क्या मतलब होता है? लैंड असाइनमेंट। इरा का मतलब वाटर रिजर्वॉयर और पट्टी का मतलब लैंड असाइनमेंट। ये किस वाली डायनेस्टी से रिलेटेड है? चोला डायनेस्टी, जो कि साउथ में रूल करती थी। चोला डायनेस्टी में ये एक टर्म था इरापट्टी। इसका मतलब ये है वो लैंड जिससे आने वाले रेवेन्यू का इस्तेमाल वाटर टैंक्स या वाटर रिजर्वॉयर के लिए किया जाएगा। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, लैंड रिवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक। यानी वो रिवेन्यू जिसको विलेज टैंक यानी गांव के तालाब के मेंटेनेंस के लिए अलग से रखा जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तनयूर्स, तनयूर्स का मतलब होता है, तनयूर्स का मतलब मैं आपको बता देता हूं। तनयूर्स असल में वो गांव होते हैं या फिर वो ग्रुप ऑफ विलेज होते हैं जो साइज में बहुत बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, और इनके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर होती है, जो सत्ता होती है, वो ऑटोनोमस होता है। यानी यहां पर ऑटोनॉमी होती है, यानी स्वसत्ता होती है। तो ऐसे विलेजेस को या ऐसे ग्रुप ऑफ विलेजेस को क्या कहा जाता है? तनियूर। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? विलेजेस डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। जो ब्राह्मण या ग्रुप ऑफ ब्राह्मण को जो गांव दान किए जाते हैं उन्हें तन्यूर से नहीं कहा जाता, उन्हें कहा जाता है ब्रह्मदेया। क्या कहा जाता है? ब्रह्मदेया। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत है। पहली सही है, सेकंड गलत है। सेकंड गलत है तो ये वाली गलत हो गई और ये भी गलत हो गई। इन दोनों में से ये भी गलत हो गई। एक ही आंसर है, फर्स्ट एंड थर्ड। हमको थर्ड स्टेटमेंट पढ़नी भी नहीं पड़ी, फिर भी हमको आंसर मिल गया। घटिकास का मतलब होता है कॉलेज जनरली अटैच टू द टेम्पल्स। टेम्पल यानी मंदिर या रॉयल कोर्ट के पास जो कॉलेजेस या हाई लर्निंग इंस्टीट्यूट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता था? चोलास के टाइम पर घटिकास कहा जाता था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ब्रह्म समाज। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है? राजा राम मोहन रॉय, आत्माराम पंडुरंगा, केशव चंद्र सेन या देवेंद्रनाथ टैगोर। तो पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने 1840 में आत्मीय सभा का गठन किया। किस सभा का गठन किया था? आत्मीय सभा का गठन किया। और इन्होंने ही 1828 में 1828 में ब्रह्म समाज का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? ब्रह्म समाज। जो किससे रिलेटेड था? यह समाज था रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड, यानी धार्मिक और सामाजिक सुधारों से रिलेटेड यह समाज बनाया गया था, ब्रह्म समाज। तो ये ब्रह्म समाज से रिलेटेड थे क्योंकि इन्होंने गठन किया था ब्रह्म समाज का। एक है केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने तत्बोधनी सभा इसका गठन किया था। किसका? तत्बोधनी सभा। तत्बोधनी सभा का गठन किया था 1839 में, 1839 में। लेकिन इन्होंने ही 1843 में ब्रह्म समाज को पुनर्जागृत किया था। यानी रिवाइव किसके द्वारा किया गया था ब्रह्म समाज को? देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा।
बाद में केशव चंद्र सेन इनको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये दोनों भी ब्रह्म समाज से रिलेटेड हैं। लेकिन 1867 में यानी 1867 में इन दोनों की विचारधारा थोड़ी अलग होती है। केशव चंद्र सेन थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर की तरफ झुके हुए रहते हैं और देवेंद्र नाथ टैगोर ये थोड़े ऑर्थोडॉक्स होते हैं, परंपरागत होते हैं। इस वजह से 1867 में ब्रह्म समाज दो विंग में टूट जाता है। एक है आदि ब्रह्म समाज और दूसरी विंग को क्या कहा जाता है? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। अब ये ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, इसके फाउंडर हो गए केसी सेन और आदि ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन हो गए? देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ये तीनों इसी से एसोसिएटेड है ब्रह्म समाज से, लेकिन आत्मा राम पांडुरंगा नहीं है, इसलिए ये तीनों आंसर नहीं हो सकते। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। आत्मा राम पांडुरंगा वही है जिन्होंने 1867 में 1867 में, ये शायद मेरे ख्याल से 1866 में अलग हुआ था, ये मैंने शायद गलत बोल दिया है। 1866 में ये आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना था। 1867 में आत्माराम पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज, किसका? प्रार्थना समाज का गठन किया था। इनके भाई हैं दादोबा पांडुरंगा। क्या नाम है? दादोबा पांडुरंगा। आप मुझे ये बताइए, दादोबा पांडुरंगा ने 1849 में किस मंडली का गठन किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज फ्रॉम 14 to 16 जनवरी एट मुक्तेश्वर टेम्पल इन स्टेट ऑफ। मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 26 जनवरी तक मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया गया है। तो यहां पर है जनवरी। जनवरी में आपने देखा होगा ज्यादातर जो फेस्टिवल होते हैं वो कैसे फेस्टिवल होते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं। और ये किसके आसपास मनाया जाता है? ये डांस फेस्टिवल किसके आसपास होता है? मकर संक्रांति के आसपास। किसके आसपास? मकर संक्रांति। और ये मुक्तेश्वर टेम्पल है कहां पर? तो ये मुक्तेश्वर टेम्पल है ओडिशा में। तो ये डांस फेस्टिवल में कहां मनाया गया होगा? ओडिशा में। और ये जो मुक्तेश्वर टेम्पल है ये कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? तो ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। किनको? लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव को डेडिकेटेड है मुक्तेश्वर टेम्पल। और ये है कहां पर ओडिशा में? तो ये है ओडिशा के भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर को ही कहा जाता है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? टेम्पल, यहां पे ऑफ लिख दिया मैंने, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भुवनेश्वर को। यहीं पर कौन सा मंदिर है? मुक्तेश्वर मंदिर। और वहां कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच पोर्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट? पूर्वी तट पर सबसे पुरानी कृत्रिम बंदरगाहों में से एक कौन सा बंदरगाह है? मैं अगर मेजर पोर्ट्स की बात करूं, मेजर पोर्ट्स से रिलेटेड ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो भारत में टोटल कितने मेजर पोर्ट्स हैं? तो ये है टोटल 13। यहां पर आप देख सकते हो ये मेजर पोर्ट्स हैं। एक है कांडला, ये कहां पर है? ये है गुजरात में। फिर मुंबई में पड़ता है आपका मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल। और गोवा में आपका मोरमेगांव पोर्ट। और यहाँ ये कर्नाटका वाले रीजन में कौन सा? मैंगलुरु। और केरला में कोची पोर्ट। ये जो पोर्ट्स हैं ये कौन सी साइड पर हैं? तो ये है वेस्टर्न साइड पर। कहां पर है? ये वेस्टर्न साइड पर भारत के। और ये सारे जो है कहां पर हैं? ये सारे ईस्टर्न साइड पर हैं। तो अगर मैं ऑप्शन यहां से एलिमिनेट करना चाहूं तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, कांडला। कांडला पोर्ट जो है वो पेनिनसुलर इंडिया के वेस्टर्न साइड पर है, ना कि ईस्टर्न साइड पर है, इसलिए कांडला पोर्ट नहीं हो सकता है। अब ये मैं आपको ईस्टर्न पोर्ट्स के बारे में और बता देता हूं। यहां पर आप देख रहे हो ये नीचे की तरफ तमिलनाडु में 3 मेजर पोर्ट्स हैं। एक है तूतीकोरिन जिसको वियो चिदम्बरम पोर्ट भी बोलते हैं, दूसरा चेन्नई, तीसरा एन्नौर कामराज पोर्ट। एन्नौर पोर्ट बोल रहे हो या कामराज पोर्ट बोल लो। और आंध्र प्रदेश में कौन सा है? विशाखापत्तनम। और उड़ीसा का पैरादीप। और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में वैसे 2 पोर्ट्स हैं अलग अलग। एक है कोलकाता पोर्ट। ये जो कोलकाता पोर्ट है ये एक रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन पोर्ट का मतलब क्या है? ये
समुद्र से लगभग 203 किलोमीटर दूर है और रिवर पर पड़ता है ये। तो ये जो कोलकाता पोर्ट है इसे कोलकाता डॉक सिस्टम भी बोला जाता है, कोलकाता डॉक सिस्टम। और एक है हल्दिया, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों आते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के अंदर। ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कॉम्प्लेक्स है इनके अंदर ये दोनों आते हैं, कोलकाता भी और हल्दिया भी। तो ये कोलकाता हल्दिया इन सबको मिलाकर टोटल कितने पोर्ट्स हैं? तो ये टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर। अब इन पोर्ट्स की कुछ स्पेशलिटीज भी हैं, जैसे ये कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट का मतलब ये है कि यहां पर जो पानी है वो बढ़ता और घटता रहता है, फ्लक्चुएटिंग है। वो किस वजह से? टाइड की वजह से। तो यहां पर जो शिप है या वेसल्स है उनको नेविगेट करना पड़ता है टाइड्स के अकॉर्डिंग। और ये जो चेन्नई पोर्ट देख रहे हो, चेन्नई पोर्ट ये है भारत का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। तो आर्टिफिशियल पोर्ट ओल्डेस्ट कौन सा है? चेन्नई है। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम पोर्ट की खासियत ये है कि ये डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है, डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट। अब ये डीपेस्ट का मतलब ये बिल्कुल समुद्र के किनारे नहीं है, समुद्र से अंदर की तरफ है। और यहां पर पानी इतना गहरा है कि वेसल्स को कोई परेशानी नहीं होती, इजीली मूवमेंट हो सकता है वेसल का। तो डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट कौन सा है? तो वो है विशाखापट्टनम। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो विशाखापट्टनम ये डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ये पैरादीप पोर्ट ये उड़ीसा में है और ये एक नेचुरल पोर्ट है, तो ये भी आंसर नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई पोर्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाहों में सबसे पुराना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो पहले कथन पढ़ते हैं, फिर हम कारण पढ़ेंगे, फिर देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है। कथन है, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ फिस्कल डेफिसिट इन सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इन इंडिया। भारत में केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे का इतिहास रहा है। तो इसका आंसर करने से पहले हम जानते हैं फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, जिसे हिंदी में कहा जाता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा की डेफिनेशन है जब एक्सपेंडिचर रिवेन्यू से ज्यादा हो जाता है, यानी राजस्व से ज्यादा आपके खर्चे हो जाते हैं जब हम बोरोइंग्स को निकाल दें, एक्सक्लूड कर दें किसको? बोरोइंग्स को, उसे कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आप एक फ्रूट सेलर हो, आपके पास जो आपने खर्च किए 70 रुपए फ्रूट्स खरीदने के लिए, कितने रुपए खर्च किए? 70 रुपए। अब जब आप इनको बेचते हो तो आप कमा पाते हो सिर्फ 50 रुपए। तो क्या हुआ? तो आपके पास जो रिवेन्यू आया, जो आय है वो कितने रुपए की है? 50 रुपए की। लेकिन खर्चा कितने रुपए का है? 70 रुपए का। तो ये जो राजस्व घाटा हुआ वो कितने रुपए का हो गया? ये हुआ 20 रुपए का होता है राजस्व घाटा। अब 20 रुपए आपको अपने किसी दोस्त से बोरो करने पड़ेंगे ताकि आप ये जो घाटा हुआ है इसको मैनेज कर पाए। तो ये जो 20 रुपए है इसी को ही कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। और बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। ये जो आपने कोई कमाया नहीं है ये 20 रुपए, ये आपने बाहर से लिया है, किसके रूप में? कर्ज के रूप में, लोन के रूप में। इसलिए इसको डेफिसिट में इंक्लूड नहीं करते हैं। जो रिवेन्यू इंक्लूड होगा वो क्या है? वो बस ये 50 रुपए। और एक्सपेंडिचर क्या है? 70 रुपए। अब आपको इजीली समझ आ गया होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है और सरकार ज्यादातर ये जो खर्चे हैं ये किस पर करती है? सब्सिडीज पे करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है और वेलफेयर ऑफ स्टेट्स के लिए खर्चे करती है। इसलिए रिवेन्यू से ज्यादा क्या रहता है? एक्सपेंडिचर। तो असर्शन या कथन एकदम सही है कि भारत में केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे का इतिहास रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाता है। ए ट्रू है। अब आर का देखना पड़ेगा। ए तो ट्रू है तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, और यहां 3 स्टेटमेंट तो ट्रू है ही, तो एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हमको रीजंस पढ़ने पड़ेंगे। यहां पर रीजन दे रखा है
कि इंडियन एग्रीकल्चर हैज एंजॉयड लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सिडीज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। पश्चिमी देशों की तुलना में भारतीय कृषि को बड़ी मात्रा में सब्सिडी मिली है। ये थोड़ी सी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, मैं बता देता हूं क्यों। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज टेक्नोलॉजी इन सब पे ज़्यादा स्पेंड करती है, पर ऐसा नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में भले ही इंडिया के मुकाबले में जो फार्मर्स का नंबर है वो कम हो सकता है, लेकिन इनके पास फार्म लैंड्स बहुत होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि जो यूरोपियन यूनियन है वो CAP के जरिए, CAP क्या है, कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इसके जरिए बिलियंस ऑफ यूरो इन्वेस्ट करती है। कितना? बिलियंस ऑफ यूरो। ऐसे ही अपने फार्म्स बिल में USA बिलियंस इन्वेस्ट करती है। तो ये कह देना कि इंडियन एग्रीकल्चर हैज एंजॉय लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सिडीज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, ये वाला रीजन हो जाएगा गलत। अब इसकी वजह से ए तो ट्रू है और रीजन गलत है। ए ट्रू और आर फॉल्स, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द राइट ऑफ गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्स एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार को कर और शुल्क लगाने का अधिकार संविधान की किस सूची में दिया गया है? संविधान में टोटल कितनी सूचियां हैं? तो ये है टोटल 12। और जब संविधान का गठन हुआ था तब कितनी थी? आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। मैं एग्जाम्पल के तौर पे या एक हिंट दे दूं, जो ये नंबर है ये मल्टीपल है 4 का। अब आंसर इजी हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना। बाकी यहां पर ऑप्शन दे रखा है शेड्यूल 7, 6, 8, 9। 9 अनुसूची या शेड्यूल 9 में है लैंड रिफॉर्म्स। तो जो 9वां अनुसूची है ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। शेड्यूल 8 में है ऑफिशियल लैंग्वेज। टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज है 22। और जब शुरुआत में जब संविधान बना था तब कितनी थी? तब थी 14। अब जो 8 हैं बाद में जो जोड़ी गई हैं वो अमेंडमेंट्स के थ्रू जोड़ी गई हैं। कौन कौन से अमेंडमेंट हैं? 21st अमेंडमेंट है, 91st है, 71st अमेंडमेंट है। इनसे भारत के संविधान में जो भाषा है उनको जोड़ा गया है। ये 91st नहीं होगा, ये 92nd अमेंडमेंट होगा। ये शायद मैंने गलत लिखा है, तो ये 92nd अमेंडमेंट कर लीजिए इसको, 92nd अमेंडमेंट। अब मुझे बताना 21st से कौन सी जुड़ी है भाषा, तो 92nd से कौन सी, 71st से? KMN कोंकणी मणिपुरी नेपाली 71st से। 92nd से वोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 ये जोड़ी गई है 92nd अमेंडमेंट से। और 21st से कौन सी जोड़ी गई है ये आप मुझे कमेंट में आंसर करना। तो 8 किससे? ऑफिशियल लैंग्वेज से, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। शेड्यूल 6, शेड्यूल 6 में है एडमिनिस्ट्रेशन किसका? ट्राइबल एरियाज का। और वो कौन से ट्राइबल एरियाज? नॉर्थ ईस्टर्न। कौन कौन से आते हैं? एक तो असम आता है उसमें, एक त्रिपुरा आता है उसमें, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये आते हैं शेड्यूल 6 यानी अनुसूची 6 में। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका आंसर है शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं। वो 3 लिस्ट कौन कौन सी है? एक है यूनियन लिस्ट, और एक है आपकी स्टेट लिस्ट, और एक है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर जो कानून बनाता है वो बनाता है सेंटर। जैसे आपका इनकम टैक्स पर, कॉरपोरेट टैक्स हो गया या कस्टम्स हो गया, इन पर कानून कौन बनाएगा? तो इन पर कानून बनाएगा सेंटर। और स्टेट लिस्ट, इस पे कानून कौन बनाता है? स्टेट बनाता है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट लिस्ट पर कानून बनाती है। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टैक्स होते हैं उस पर जो कानून है वो कौन बनाता है? स्टेट। और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट भी कानून बना सकता है और सेंटर भी, दोनों को पावर जो है वो मिली हुई है कॉन्करेंट लिस्ट पे कानून बनाने के लिए। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये टोटल शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। और इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा तेज चलेंगे, जैसा मैंने आपको बता दिया ये आपका एक तरीके से रिवीजन पीरियड है।
तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा ताकि आपको अच्छी लर्निंग मिले कम टाइम में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, टेलीविजन व्यूअर्स यूजिंग डिश एंटीना टू रिसीव सैटेलाइट सिग्नल डू नॉट रिसीव सिग्नल ड्यूरिंग रेन सीजन बिकॉज। उपग्रह सिग्नल प्राप्त करने के लिए डिश एंटीना का उपयोग करने वाले टेलीविजन दर्शकों को बारिश के दौरान सिग्नल प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि ऑफ स्मॉल साइज ऑफ एंटीना, एंटीना का आकार छोटा होता है इसलिए। ये देखो साइज मैटर करता है कि एंटीना कितना बड़ा होगा, लेकिन इतना नहीं करता है कि इसकी वजह से बिल्कुल जो है सिग्नल्स वो डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है पूरी तरीके से सही नहीं है, इसलिए ये हो जाती है गलत। तो पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर हमको मिल गया, ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। देखो कई बार एक स्टेटमेंट पढ़कर भी आंसर मिल जाता है। बाकी और स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। रेन ड्रॉप्स अब्सॉर्ब द एनर्जी ऑफ द रेडियो वेव्स। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा। ये जो रेडियो वेव्स आती हैं ये कहां से आती हैं? सैटेलाइट से आती हैं। मान लो ये अर्थ है और इसके आसपास ऑर्बिट में ये सैटेलाइट है। ये क्या है? ये है सैटेलाइट और ये हो गई अर्थ। अब ये सैटेलाइट क्या करती है? जैसे अर्थ का रोटेशन होता है ना, उसी हिसाब से ये भी इसके ऑर्बिट में घूमती है। किसके पास? इक्वेटर के आसपास। तो ये एक तरीके से ऐसी प्रतीत होती है कि ये स्थिर है। इसीलिए इन सैटेलाइट को क्या बोला जाता है? इन सैटेलाइट को बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला जाता है। अब इन सैटेलाइट से ये थोड़ा सा दूर होते हैं, इनका ऑल्टीट्यूड हाई होता है। इन सैटेलाइट से जो सिग्नल आता है वो किस फॉर्म में होता है? माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स के फॉर्म में होता है। अब जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदों की वजह से जब ये टकराती हैं ये रेडियो वेव्स, तो ये रेडियो वेव्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं और इसकी वजह से इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये जो रेन ड्रॉपलेट्स हैं ये अब्सॉर्ब कर लेती हैं एनर्जी को कोलाइड होने के बाद। तो ये सेकंड स्टेटमेंट इसलिए सही है। और दूसरा क्या करती हैं? ये डिस्पर्स कर देती हैं। क्या करती हैं? स्कैटर कर देती हैं, यानी छितराना, हिंदी में बोलता है छितराना। जब ये जो रेडियो वेव्स हैं इन रेन ड्रॉपलेट्स वर्षा की बूंदों से टकराती हैं तो ये अपनी मूल दिशा से हट जाती हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट इस वजह से करेक्ट है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर forms a real image on reflection. The incident beam is। समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं। आपतित किरणें हैं, समांतर हैं, अभिसारी हैं, अपसारी हैं या निश्चित नहीं, मतलब सर्टेन नहीं है कौन सी है। तो मैं आपको प्लेन मिरर की कुछ खासियत बता देता हूं। मान लो ये प्लेन मिरर है। अब जब आप इसमें देखोगे, प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है वो होती है वर्चुअल। वर्चुअल कौन सी होती है? जो रियल नहीं होती है। और वो किस साइड बनती है? वो जो मिरर के बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर ये इमेज बनती है। ये प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की। अब मैं आपसे कहता हूं कि इंसिडेंट रे अगर पैरेलल होगी तो क्या ये जो इमेज है, वो जो रिफ्लेक्शन है वो रियल इमेज का बनेगा? यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक बनेगा? नहीं। जब वो ऐसे पैरेलल इमेज डाली जाएगी मिरर पे तो वो ऐसे ही वापस हो जाएगी। या मैं ये कह लेता हूं ऐसे डाली पैरेलल इमेज, वो ऐसे निकल गई। ये एक वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना रही है। अब ये डाइवर्जेंट अगर डाली जाएंगी तो क्या होगा? तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में अंतर क्या होता है? अभिसारी और अपसारी में अंतर क्या है? पहले मैं अभिसारी की बात कर लेता हूं। मान लो ये एक मिरर है। जब किसी सोर्स से केंद्र की तरफ किरणें जाती हैं, ऐसे ऐसे जाएंगी, तो इन्हें कहा जाता है अभिसारी किरणें। ये सारी किरणें एक पर्टिकुलर पॉइंट सोर्स की तरफ इंडिकेट होती हैं, पर्टिकुलर सोर्स की तरफ जाती हैं। वहीं अपसारी किरणें क्या होती हैं? डाइवर्जेंट होती हैं, पर्टिकुलर किसी सोर्स, पॉइंट सोर्स से ये डाइवर्ट होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं, दूर की तरफ जाती हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अपसारी या डाइवर्जेंट।
ये क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर एक पॉइंट सोर्स की तरफ मूव कर रही है, ये कन्वर्ज हो रही है और डाइवर्जिंग में दूर की तरफ जाती हैं। तो जब इस पर ऐसे करके कन्वर्जिंग रेज डाली जाती हैं तो वो इससे टकराकर ऐसे जाकर यहां कहीं ऐसे टकराएंगी और यहां कहीं एक रियल इमेज बनाएंगी। तो कौन सी इंसिडेंट रे रियल इमेज बनाती है, अभिसारी, कन्वर्जिंग। कौन सी, कन्वर्जेंट रेज जो होती हैं इंसिडेंट रेज, वो एक रियल इमेज बनाती है। तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। डाइवर्जेंट क्या करती है, ये एक प्लेन मिरर है, अगर मैं इस पे डाइवर्जेंट रेज डालूंगा, ये एक पॉइंट है, ये इससे डाइवर्जेंट रेज निकल रही हैं, तो वो ऐसे जाएगी दूर की तरफ और वो ऐसे निकल जाएगी बाहर की तरफ। ये जो इमेज बनाएगी ये एक वर्चुअल इमेज है। ये कहां बनाएगी, ये बिहाइंड द मिरर बनाएगी, यहां बनाएगी। ये एक वर्चुअल इमेज है, ना कि एक रियल इमेज है। इसलिए डाइवर्जेंट इंसिडेंट रे भी इसका आंसर नहीं है, ना ही 4 है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 कन्वर्जेंट या फिर अभिसारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर 2026, महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 को माना गया, एकदम करेक्ट है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स कहा गया है। किस लिए, क्योंकि जो पॉवर्टी इरेडिकेशन है या ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो वुमेन फार्मर का पार्टिसिपेशन है वो एकदम अद्वितीय है। इस वजह से ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। 2026 को किस रूप में मनाया जा रहा है, महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो पहली स्टेटमेंट हो गई सही। तो यहां पूछा है कि कौन सी सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या सारी। पहली तो सही है। अब मुझे एक भी स्टेटमेंट अगर सही हो जाती है एक और, तो ये सारी सही हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 2025 को, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ऑस्ट्रॉइड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस 2029 को। ये एकदम करेक्ट है। ये वाला ये भी यूनाइटेड जनरल असेंबली के द्वारा कहा गया है। जो 2029 साल है, ये जो 2029 वाला ईयर है, इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉइड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस। इस वजह से इन दोनों की स्टेटमेंट के सही होने से ये सारी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, सही। आपको दो पता है, दो पता होने से भी आपको आंसर मिल जाएगा। इस वजह से ये जो पीस एंड ट्रस्ट वाला ईयर 2025 को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये भी सही है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट टूरिज्म, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2027 को एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट टूरिज्म का दर्जा दिया गया, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द दिल्ली सल्तनत, द टर्म मुक्ति मीन्स। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है। अ डिस्टिंक्ट लेवल जुडिशियल ऑफिशियल, जिला स्तर का न्यायिक अधिकारी, वो होते थे काजीज, ना कि मुक्ति। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अ हेड ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का मुखिया। दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में ग्राम पंचायत नहीं हुआ करती थी, तो ये वाला भी गलत हो गया। एक ऑप्शन है द हेड ऑफ विलेज कम्युनिटी, यानी ग्राम समुदाय का मुखिया, जो ग्राम के एडमिनिस्ट्रेशन, गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को जो देखता था उसे कहा जाता था मुकद्दम। क्या कहा जाता था, मुकद्दम। इसलिए ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द होल्डर ऑफ अ लैंड असाइनमेंट कॉल्ड इक्ता। इसको इक्तेदार भी बोला जाता था और इसको मुक्ति भी बोला जाता था, दोनों बोलते थे, इक्तेदार बोल लो या मुक्ति। ये क्या करता था, इक्ता क्या होता था, इक्ता एक पर्टिकुलर लैंड होता था जिसको कौन देता था, सुल्तान देता था, नोबल्स को देता था या मिलिट्री ऑफिशियल्स को देता था। अब ये इक्ता दिया जाता था, जिनको भी दिया जाता था उनको देने का काम करता था ये मुक्ति। अब ये जो लैंड है इससे रेवेन्यू आएगा जो भी, या इसका जो भी रख रखाव है, मेंटेनेंस वगैरह, वो जिसको दिया जाता था वो इसको देखता था, और देता कौन था, मुक्ति। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर न्यूट्रॉन्स होगा, ये गलत हो गया है, न्यूट्रॉन्स।
न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट इन दोज ऑफ। न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं सिवाय इनके। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन। बहुत इजी है। पहले मैं बता देता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें न्यूट्रॉन है या नहीं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और ये जो ऑर्बिट है इन्हें क्या बोला जाता है, KLM, इससे डिनोट करते हैं। तो अब ये जो ऑर्बिट है इसमें कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में जो सारा पॉजिटिव चार्ज मास होता है वो किसकी तरफ सेंटर्ड होता है, न्यूक्लियस की तरफ। और इसमें होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता इसलिए इस पे जीरो चार्ज होता है। और इसी में होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, नाभिक या फिर न्यूक्लियस। प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। आप जानते हो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो किससे डिनोट होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे डिनोट होती है, एटॉमिक नंबर से। एक टर्म होता है एटॉमिक मास, जिसे परमाणु द्रव्यमान बोला जाता है। एक परमाणु संख्या हो गई, एक हो गई परमाणु द्रव्यमान। ये परमाणु संख्या है और ये है परमाणु द्रव्यमान। अब ये मैं परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा हूं, ये जो पूरा द्रव्यमान है या मास मैंने पहले बताया किसकी तरफ केंद्रित होता है, न्यूक्लियस की तरफ। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं प्लस में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, मतलब दोनों को काउंट करना होता है, प्रोटॉन्स को भी और न्यूट्रॉन्स को। इन दोनों की टोटल संख्या को क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास। अब मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। यानी एक ऑक्सीजन के एलिमेंट में, एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8। और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या भी है 8। और ज्यादातर एलिमेंट के केस में क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो टोटल जैसे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 हैं तो न्यूट्रॉन्स की संख्या भी लगभग कितनी होगी, 8। यानी इसका एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास होता है 16। किस वजह से, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो कितने, 8 हैं, और न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं, वो भी लगभग 8 है। इस वजह से एटॉमिक मास इसका कितना हो जाता है, 16। यानी ऑक्सीजन में भी आपके न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, और इसका एटॉमिक मास लगभग कितना होता है, तो इसका एटॉमिक मास लगभग 14 होगा। तो इसके अंदर भी एटॉमिक की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 7। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही कार्बन, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12। अब इसमें 6 न्यूट्रॉन होते हैं लगभग, इस वजह से ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है जो एटॉमिक पीरियड जो होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पहला एलिमेंट कौन सा होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। और इसका एटॉमिक मास भी कितना होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नटवरी डांस बिलोंग्स टू विच डांस स्टाइल। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है। नटवरी, नटवर किसे कहा जाता है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। नटवर कहा जाता है भगवान कृष्ण को। और कृष्ण भगवान द्वारा कृष्ण की कथाएं होती हैं, उसमें कथाओं में कृष्ण भगवान के डांस को बोला जाता था नटवरी डांस। अब आपको मैं बताऊं, ये जो कथक होता है ये किससे जुड़कर बना है, कथा से। किससे जुड़कर, कथा। तो कथक में क्या होता है, कहानियां कही जाती हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग डांस होता है। यानी पर्टिकुलर कहानीज होती हैं, उसके साथ साथ ताल के साथ डांस होता है। और ये कहाँ परफॉर्म किया जाता है, उत्तर प्रदेश में परफॉर्म होता है। तो ये जो नटवरी डांस है
ये कौन से डांस स्टाइल से रिलेटेड है? तो ये है कथक से रिलेटेड। कथकली कहाँ का है? केरला का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। उड़ीसा कोई डांस फॉर्म नहीं है, उड़ीसी एक डांस फॉर्म है, और वो कहाँ की है? उड़ीसा की। कौन सी डांस फॉर्म? उड़ीसी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Which one of the following article of the Constitution of India says that the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति, जो पावर है राज्य की, का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग में कोई बाधा या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। यानी ट्रेसपास ना हो किसकी पावर्स का? यूनियन की पावर का। किसके द्वारा ना होना चाहिए? स्टेट के द्वारा। तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? ये 258 में, 257 में, 355 में, 359। ये सारे आर्टिकल मैं मानता हूं कि आपने लगभग नहीं पढ़े होंगे, पर आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि जो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन से पार्ट में आते हैं? तो इससे रिलेटेड आर्टिकल आते हैं पार्ट 11 में। किसमें? पार्ट 11 में। और वो कौन कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक हैं? आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 में क्या दिया हुआ है? इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में? इंटर स्टेट काउंसिल। जिसका हेड कौन होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 263, इन ये जितने भी आर्टिकल हैं इसमें क्या दिया हुआ है? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। और आर्टिकल 352 से लेकर 362 कह रहा हूं, 360, इसमें आपके दिए हुए हैं इमरजेंसी प्रोविजन। और ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है ये कौन से पार्ट में आते हैं? तो ये आते हैं पार्ट 18 में। किसमें? पार्ट 18 में। तो यहां आप देखिए 355 एंड 59 ये किस में आ रहा है? इमरजेंसी प्रोविजन में। तो ये आर्टिकल नहीं हो सकते। तो हम कम से कम प्रोबेबिलिटी अब ये है 50% की। 100 से सीधा कितनी प्रोबेबिलिटी पे आ गए? 50% पे। अब आप ले सकते हैं रिस्क। अब ये रिस्क आप इस पर लीजिए कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने। ठीक है, ये अभी भी टफ है क्वेश्चन, आपको एकदम करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो एलिमिनेट करके आप लगभग इतना तो कर पाए ना कि आप 50% प्रोबेबिलिटी पे पहुंच गए। आप रिस्क ले सकते हैं और एक अच्छा खासा सक्सेस रेट है रिस्क लेने पर। वैसे इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 257, जिसमें यह दिया हुआ है कि जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो इम्पीड ना करें या प्रिजुडाइज ना करें किसकी पावर्स को? यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर को। और आर्टिकल 258 में क्या दिया है? आर्टिकल 258 में दिया हुआ है कि यूनियन के पास पावर होती है कि वो डेलीगेट कर सकता है या दे सकता है कुछ पर्टिकुलर स्पेशल फंक्शंस। किसको दे सकता है? स्टेट को परफॉर्म करने के लिए। तो ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो ये आर्टिकल 258 में दिया हुआ है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 257। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द नेत्रवती रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? नेत्रवती नदी निम्नलिखित में से किस शहर से होकर बहती है? ये एक टफ क्वेश्चन है और मैं मानता हूं कि ये मोस्टली जो स्टूडेंट है उन्होंने मार्क नहीं किया होगा। यहाँ पर आप ऑप्शन भी देख सकते हो, मैंगलुरु, शिवमोगा, करवर, चेन्नई। ये सभी, ये मैंगलुरु, शिवमोगा ये कर्नाटका में, चेन्नई तमिलनाडु। तो ये एक तरीके से ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही कम लोग इसे अटेम्प्ट करेंगे। चलो बाकी इससे रिलेटेड लर्निंग में आपको बताता हूं। ये नेत्रवती नदी ये साउथ की एक होली रिवर है। ये होली रिवर क्यों है? क्योंकि ये नदी एक पिलग्रिमेज साइट है जिसका नाम है
धर्मस्थल वहां से होकर बहती है, इसलिए इसे पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। वैसे माइथोलॉजी में ऐसा भी कहा जाता है, इस नदी को हैप्पी टीयर्स या खुशी के आंसू का दर्जा दिया गया है, हैप्पी टीयर्स ऑफ लैंड, यानी धरती के खुशी के आंसू। वो किस लिए? क्योंकि जो विष्णु भगवान के अवतार थे वराह, उन्होंने जब लैंड को बाढ़ से बचाया था, तब जो आंसू निकले थे उनके ग्रेटिट्यूड की तरफ, वराह के ग्रेटिट्यूड की तरफ, भगवान वराह के ग्रेटिट्यूड को दिखाने के लिए, तो उससे जो नदी उत्पन्न हुई थी वो ये नदी थी, नेत्रवती नदी। तो इस वजह से ये थोड़ी इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है और एक पिलग्रिमेज साइट से भी होकर गुजरती है, धर्मस्थल से। बाकी ये जिस स्टेट से होकर गुजरती है वो है मंगलुरु। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये एक पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इजी रहने वाला है। आप कोई सी भी स्टेटमेंट अगर डिलीट कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे, तो हो सकता है आपको आंसर मिल जाए। तो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। और ये कौन सी पॉलिसी के बारे में है, कौन सी स्कीम के बारे में? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये जो योजना थी ये किससे रिलेटेड थी? ये थी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड थी? सोलर पैनल इंस्टॉलेशन से। तो पहली स्टेटमेंट है, इसका लक्ष्य आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ सौर रूफटॉप पैनल लगाना है। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, फैक्ट की बात कर रहा है। तो मार्च 2027 तक, कब तक? मार्च 2027 तक ये टारगेट है गवर्नमेंट का कि 1 करोड़ सौर रूफटॉप पैनल लगा लेगी। पहली स्टेटमेंट हो गई करेक्ट, तो ये वाली नहीं हो सकती, एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम एट ग्रासरूट लेवल। ये वाली स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। यहाँ पर एजुकेशन हो जाता मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या माइनिंग मिनिस्ट्री हो जाती तो थोड़ा गलत हो जाता। यहाँ पर आप देख रहे हो थोड़ी सी एकदम ऐसी है, सिंपल सी स्टेटमेंट है, ज्यादा एक्सट्रीम चीजें नहीं है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी हो गई सही। एकदम सही है कि जो ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट है, सॉरी मिनिस्ट्री है, ये इम्पार्ट करती है ट्रेनिंग, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस वगैरह। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हो जाती है सही। सेकंड स्टेटमेंट के सही होते ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब फर्स्ट एंड सेकंड सही है या ऑल सही है? थर्ड पढ़ते हैं, फिर हमको आंसर मिलेगा। इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 lakhs स्किल मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अपस्किलिंग अंडर स्कीम कंपोनेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। मोर देन 3 लाख एकदम मॉडरेट सी स्टेटमेंट है, एक भी एक्सट्रीम वर्ड नहीं है। मोर देन 3 lakhs की बात कर रहा है, डाटा की बात कर रहा है, और ज्यादातर डेटा जो होते हैं वो करेक्ट होते हैं, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द कॉर्नवालिस कोड इनेक्टेड? निम्नलिखित में से किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? 1857, 1893, 1805 या 1823? ये कॉर्नवालिस कोड किसके द्वारा लागू किया गया था? एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए थे जिनका नाम था कॉर्नवालिस, उन्होंने लागू किया था। क्या नाम था? उन्हें लॉर्ड कॉर्नवालिस कहा जाता था, और इन्हें ही कहा जाता था फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। किसे कहा जाता था फादर ऑफ सिविल सर्विसेज? कॉर्नवालिस को कहा जाता था। और इन्होंने ही स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट, इसकी शुरुआत की थी 1893 से। कौन से वाले रीजन में? बंगाल वाले रीजन में। ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो कौन से वाले रीजन में किया होगा? बंगाल के रीजन में ही इन्होंने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था 1893 में। तो ये जो कॉर्नवालिस कोड दिया था ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था और जुडिशियल पॉलिसी से रिलेटेड ये कोड था। तो ये कौन से ईयर में इनैक्ट हुआ था? तो ये था 1893 में। 1857 में तो गवर्नर जनरल साहिब ही नहीं थे, तो ये वाले भी आंसर नहीं हो सकते। इसका आंसर है 1893। 1893 नहीं, 1793। मेरे को अभी याद आया जब मैं गवर्नर जनरल की बात करने लगा। गवर्नर जनरल की पोस्ट 1775 से शुरू हुई थी, तो ये 1793 में, ना कि 1893। ये वाला भी गलत है,
इसका आंसर है 1793, ये भी 1793 होगा। ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं 1817 में, इसका आंसर है 1793, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके चारों ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डिवेल्युएशन लीड्स टू चीपर इंपोर्ट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। इसका आंसर करने से पहले ना मैं आपको डिवेल्युएशन यानी अवमूल्यन का मतलब बता देता हूं। डिवेल्युएशन होता क्या है? डिवेल्युएशन का मतलब है जो अपनी करेंसी है उसकी वैल्यू जो फॉरेन करेंसी है उसके एवज में कम कर देना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आज आपको $1 में 60 रुपए मिलते हैं, या मैं कहता हूं कि 2 दिन पहले आपको $1 का 60 रुपए मिलता है, और आज आपने अपनी करेंसी को क्या कर दिया, डिवेल्युएट कर दिया, यानी उसका अवमूल्यन कर दिया। तो अब आपको $1 में कितने रुपए मिलेंगे? $1 में आपको मिलने लगे, मैं कह रहा हूं कि 80 रुपए मिलने लगे। अब इससे होता क्या है? इससे होगा ये, मान लो मेरा नाम है मन्नू और मैं करता हूं विदेश में व्यापार, मेरा एक्सपोर्ट होता है। क्या होता है? मैं सामान को एक्सपोर्ट करता हूं। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है तन्नू, वो इंपोर्ट करता है, यानी जो महंगी बाइक्स हैं, कार्स हैं, उनको इंपोर्ट करता है। ये इसका बिजनेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। मन्नू का काम है एक्सपोर्ट करने का, तन्नू का काम है इंपोर्ट करने का। अब जब $1 की वैल्यू जब 60 रुपए थी, अब 180 हो गई, यानी इसने अपने पर्टिकुलर किसी, मैं कह रहा हूं ये बेचता है टावल। अब ये जो टावल है इसकी कीमत है $1। तो ये जब $1 में बेचता है और जब ये बैंक में जाता है $1 को लेकर, पहले इसको मिलते थे 60 रुपए, लेकिन अब इसको कितने मिलने लगे मन्नू को? अब मिलने लगे इसको 80 रुपए। यानी एक्सपोर्ट क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया चीप, यानी आपको $1 में बेहतर रुपया, मतलब ज्यादा पैसे मिलने लगे। तो एक्सपोर्ट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। वहीं तन्नू इंपोर्ट करता है, $1 का सामान मंगाता था, ये मैं कहता हूं एक कार मांग लो, टॉय कह लो, एक्सपेंसिव टॉयज या एक्सपेंसिव कार टॉयज, जिसकी कीमत है कितनी? $1। पहले इसको पड़ती थी 60 रुपए की, ये मार्केट में 70 रुपए की बेचता था, लेकिन अब इसे पड़ने लगी 80 रुपए की। तो अब इसको 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, 10 रुपए की फायदे की जगह कितने का? 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है? इंपोर्ट घटता है, इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है। समझ गए आप? अब एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर करते हैं। डिवेल्युएशन लीड टू चीपर इंपोर्ट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। चीपर इंपोर्ट्स यानी आयात सस्ता नहीं हो जाता, आयात महंगा हो जाता है। पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। डिवेल्युएशन लीड्स टू एक्सपेंसिव एक्सपोर्ट टू द फॉरेन मार्केट, निर्यात महंगा हो जाता है, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है डिवेल्युएशन लीड टू एक्सपेंसिव इंपोर्ट, ये एकदम करेक्ट है। जो आयात होता है वो महंगा हो जाता है और निर्यात चीप हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही है। और डिवेल्युएशन रिड्यूस द एक्सपोर्ट, इंक्रीज करता है ना कि रिड्यूस करता है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एसिड, अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दे गिव H+ साइन इन द एक्वस सॉल्यूशन, ये जलीय विलयन में H+ साइंस देते हैं, एकदम करेक्ट है। ये वाला हमको फॉल्स पूछा है तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। मोस्ट एसिड कंटेन हाइड्रोजन, ये भी करेक्ट है। हाइड्रोजन्स की जो पावर H+ साइंस होते हैं, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन पोटेंज, जिसकी वजह से पीएच में ये किस तरफ होते हैं? नीचे की तरफ होते हैं, यानी 7 से नीचे जितने भी होते हैं वो होते हैं एसिडिक, और 7 से ऊपर 14 तक ये कौन से होते हैं? इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है इनका नेचर। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। थर्ड है दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, एकदम करेक्ट है। जो लिटमस पेपर है उसको अगर हम एसिड में डालेंगे ब्लू लिटमस को, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा एक ही ऑप्शन, यही इसका करेक्ट आंसर है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ये जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं, एकदम करेक्ट है। आपको मैं अगर साइंस को डेली लाइफ में लेकर आऊं तो आप बैटरी देखते हैं, बैटरी में जो डाला जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है,
जिसकी वजह से एसिड होता है, जिसकी वजह से क्या बैटरी कुचालक होती है जो विद्युत की? नहीं, सुचालक होती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ना कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया। मानसून की बात कर लेते हैं, फिर हम इन कथनों पर विचार करेंगे। मानसून जो भारत में आता है, मैं ये कह रहा हूं ये भारत है, तो मानसून भारत में एंटर करता है साउथ वेस्ट से। आपको मैं डायरेक्शन के बारे में बता दूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, सॉरी ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो जो मानसून भारत में एंटर करता है इस साइड से, और ये वाला रीजन क्या, इस वाली डायरेक्शन को क्या कहा जाता है, साउथ और वेस्ट के बीच की को साउथ वेस्ट। तो भारत में मानसून कौन सी डायरेक्शन से एंटर करता है? भारत में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। और इसकी दो ब्रांच होती है, एक होती है अरेबियन सी वाली ब्रांच होती है और एक होती है बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। तो यहां से जब जाता है जो मानसून, तो सबसे पहले बारिश करता है कहां पर? ये यहां पर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, और चेरापूंजी यहाँ पे खूब लगातार बारिश होती है। क्यों? पहाड़ियों की वजह से फनल शेप बनाती है और सारा जो पानी यहाँ बरसाती है और ऐसे करके ऐसे मूव करती है। और ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच यहाँ वेस्टर्न घाट पे बारिश करती है, ऐसे निकल जाती हैं ऐसे ऐसे। और ये दोनों ब्रांचेज आकर कहाँ मिलती हैं? ये दोनों ब्रांचेज आकर मिलती हैं यहाँ पंजाब वाले रीजन में। तो पहली स्टेटमेंट है मानसून की अवधि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की ओर घटती जाती है, एकदम करेक्ट है। मानसून एंटर, सबसे पहले बारिश ही वो दक्षिण भारत में करता है, और जब वो यहां पर आता जाता है जैसे जैसे नॉर्थ इंडिया में एंटर करता है, इसकी ड्यूरेशन भी क्या होती है? घट जाती है। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट के करेक्ट होते ही ये गलत हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यानी भारत के उत्तरी मैदान में वार्षिक वर्ष की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, एकदम करेक्ट है। ये जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, ये सारी बारिश तो यहीं कर देती है, कहाँ? ईस्ट में। फिर क्या होता है जब ये इधर की तरफ मूव करती है ना, तो जो पानी होता है, जो विंड होती है, उसमें जो ह्यूमिडिटी होती है जिसकी वजह से बारिश होती है, वो कम हो जाती है। वाटर रिटेंशन पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहां तक जाते जाते क्या है? वर्षा घट जाती है, एनुअल रेनफॉल डिक्रीज करती है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है? एकदम सही। दोनों स्टेटमेंट के सही होते ही ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विद द रेफरेंस टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन स्टेम सेल रिसर्च कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेम सेल अनुसंधान में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहली स्टेटमेंट है द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन स्टेम सेल। जहां ये आ गया ना ओनली, मतलब इसकी वेटेज इनकरेक्ट होने की तरफ बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि गलत होगा ही होगा, पर वेटेज इनकरेक्ट की तरफ बढ़ गई है। तो आगे पढ़ते हैं। द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन स्टेम सेल इज द एम्ब्रॉयज एट द ब्लास्टोसिस स्टेज। यानी मानव स्टेम कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में भ्रूण में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्टेम सेल है वो बोन मैरो से भी मिलता है। किससे मिलता है? बोन मैरो से भी मिलता है। और एक टिश्यू होती है ऑडिपोज टिश्यू, वहां से भी मिलता है। और ये अम्बेलिकल कॉर्ड से भी मिलता है। किससे? अम्बेलिकल कॉर्ड जो होती है, जिससे जो बच्चा है, जो इन्फेंट है, वो अटैच होता है अपनी माँ से, तो उसे कहा जाता है अम्बेलिकल कॉर्ड। वहां से भी स्टेम सेल लिया जा सकता है। तो ये ओनली सोर्स ब्लास्टोसिस स्टेज नहीं है। अच्छा, ये ब्लास्टोसिस स्टेज कौन सी होती है? ये स्टेज वो होती है कि जब 4-5 दिन हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब जाइगोट और एग दोनों मिल जाते हैं, इस स्टेज को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के 4-5 दिन के बाद एक स्टेज होती है जिसमें ऐसे शेल की लेयरिंग बन जाती है। ऐसे एक स्टेज होती है, कई सारी सेल्स होती हैं, लगभग 50 से 150 सेल्स होती हैं। इसमें एक इनर मास होता है सेल्स का, और उसी से ही एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो ये इस वाली स्टेज को ही क्या कहा जाता है? ब्लास्टोसिस स्टेज। तो यहां से भी ये भी एक सोर्स है, लेकिन अम्बेलिकल कॉर्ड, बोन मैरो, एडिपोज टिश्यू, ये भी
स्टेम सेल के सोर्स हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत। फर्स्ट यहाँ करेक्ट पूछा है, फर्स्ट के गलत होते ही ये 3 गलत, हमको आंसर मिल गया 3rd एंड 4th, ये इसके आंसर है। यानी ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी गलत है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो स्टेम सेल है कैन बी डिराइव विदाउट कॉजिंग डिस्ट्रक्शन टू ब्लास्टोसिस, ये एकदम गलत है, क्योंकि ना जब भी स्टेम सेल निकालते हैं ना तो उसमें एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो इसलिए ये भी गलत हो गई। तो ये 3rd एंड 4th इसके सही आंसर है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, हमको आंसर करना है। सबसे पहली स्टेटमेंट है यूपीआई इज ड्राइव फ्रॉम इमीडिएट पेमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क। यूपीआई तत्काल भुगतान सेवा ढांचे से लिया गया है। ये इमीडिएट पेमेंट सर्विस फ्रेमवर्क, ये वो वाला फ्रेमवर्क है, IMPS। इसको लॉन्च किया था एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2010 में। और ये एक रियल टाइम ट्रांजैक्शन फ्रेमवर्क है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप 24/7 हॉलीडेज हो ना हो, कभी भी आप पैसा अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और सेकंड्स में ट्रांजैक्शन होती है। और इसी फ्रेमवर्क पे यूपीआई भी काम करता है। तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगी ये वाली स्टेटमेंट। फर्स्ट के सही होते ही, ओनली फर्स्ट सेकंड सब में फर्स्ट है तो कोई भी हम रिजेक्ट नहीं कर पा रहे, हमको सेकंड स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। सेकंड स्टेटमेंट है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई प्रोसेसेस ऑल यूपीआई ट्रांजैक्शन। वैसे मैं अगर आपको एनपीसीआई के बारे में बताऊं तो ये एक मेन कंपोनेंट है ट्रांजैक्शन का। वो कैसे, मैं बताता हूं। मैं सबसे पहले बात करता हूं, आप जब भी कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं फोन पे, गूगल पे, किसी के भी थ्रू, तो उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं उन्हें बोला जाता है पीएसपी, यानी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। इनके पास सारा डाटा नहीं होता है जो कस्टमर्स होते हैं उनका। ये पीएसपीस क्या करते हैं, जब कोई क्रेडिट करना होता है या डेबिट करना होता है तो ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं एनपीसीआई के पास। और एनपीसीआई कंफर्म करता है, पिन कंफर्म करता है, यूजर नेम कंफर्म करता है, बैंक कंफर्म करता है। फिर जो भी ट्रांजैक्शन होनी है उसको प्रोसेस कौन करता है, उसको फिर आगे की तरफ प्रोसेस करता है एनपीसीआई। तो बहुत ही अहम रोल निभाता है ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन यहां पर एक एक्सट्रीम कीवर्ड है ऑल यूपीआई ट्रांजैक्शन। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये देखकर इसको गलत मार्क कर देंगे, लेकिन ये गलत नहीं है, ये एकदम करेक्ट है। ये एक अम्ब्रेला बॉडी है जिसके अंदर ये सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, इसलिए ये एकदम सही हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट एंड सेकंड के सही होते ये वाला गलत, ये वाला गलत, या तो तीनों सही होंगे या ये वाला सही होगा। तो लास्ट पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। यूपीआई लाइट अलाउज यूजर टू मेक पेमेंट अप टू 2000 विदाउट पिन ऑथेंटिकेशन। ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। 2000 रुपए तक की पेमेंट आप विदाउट पिन ऑथेंटिकेशन के कर सकते हैं। तो इसलिए इस वजह से ये जो तीनों ऑप्शन है एकदम सही है, ये सॉरी तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मेनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर अमेंडेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। भारतीय संविधान की मूल सूची के कितने निर्देशक सिद्धांतों को 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था? 1, 2, 3, 4। 4 संशोधन किए गए थे डीपीएसपी में, लेकिन वो 44वें संशोधन की वजह से नहीं, 42nd संशोधन की वजह से। जो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट था जो 1976 में आया था, उसकी वजह से 4 संशोधन हुए थे। कौन कौन से आर्टिकल में हुए थे? 39A, 48A और 43A, और एक और था, एक और कौन सा था, हमने याद किया हुआ था ना मिल से, मैनेजमेंट, फ्री लीगल एड, एनवायरनमेंट को सुरक्षित करना। हाँ, एक हो गया आपका 39F। ये थे जो अमेंड हुए थे, किसके द्वारा? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, 44 के द्वारा नहीं। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ना इसका ये आंसर है ना ये, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक ही आर्टिकल था जिसमें अमेंडमेंट हुआ था 44 के जरिए,
किस में, डीपीएसपी में। और वो कौन सा था, वो था आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में पहले ये दिया हुआ था, द स्टेट सेट, ये वैसे आर्टिकल 38 सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात करता है, एकदम सिंपली आपको बताऊं, यानी लोगों का कल्याण। ठीक है, वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात कर रहा है। द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग as effectively as it may as social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institution of the national life। ये तब था जब अमेंडमेंट नहीं हुआ था, यानी जो राज्य है प्रभावी ढंग से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित और संरक्षित करेंगे, लोगों के कल्याण के बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्रभावित करेगा। लेकिन बाद में जब अमेंडमेंट हुआ तो एक क्लॉज ऐड किया गया, आर्टिकल 38(2)। इसके अकॉर्डिंग क्या जोड़ा गया था, ये लाइन जोड़ी गई थी, स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम, यानी हमको प्रयास करना है असमानता को हटाने के लिए, और एंडिवर टू एलिमिनेट इंक्लूड इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ये वाली जो क्लॉज है, ये कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, और ये ही इकलौता अमेंडमेंट है जो इसके द्वारा हुआ था, किसमें, डीपीएसपी में। तो ये था आंसर, इसका आंसर था आंसर नंबर 1। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23rd, विच ऑर्गन स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल और एक होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल। लेकिन आप मुझे बताना इनमें से कौन से फैट सॉल्युबल हैं और कौन से वाटर सॉल्युबल हैं। वैसे बी और सी ये फैट सॉल्युबल हैं या वाटर सॉल्युबल है ये बताना, और ए डी ई के ये फैट सॉल्युबल हैं या वाटर सॉल्युबल हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। ये सारे क्या हैं, ये सारे विटामिन्स हैं। अब मैं बात करता हूं फैट सॉल्युबल, इनको कौन सा ऑर्गन स्टोर करता है, तो ये ना ब्लड में स्टोर होते हैं, ना स्किन में, ना पेनक्रियाज में, ये स्टोर होते हैं लीवर में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3rd। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अलमाटी इज लोकेटेड अलोंग विच रिवर। अलमाटी किस नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी, कावेरी, महानदी या कृष्णा। तो इसका आंसर है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है क्या, अलमाटी। ये एक डैम है, अलमाटी डैम किस नदी के किनारे है, कृष्णा नदी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल इंट्रोड्यूस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संपत्ति पंजीकरण के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है, उम्मीद पोर्टल, निवेश पोर्टल, इंसाफ पोर्टल या सूर्या पोर्टल। देखो अगर मुझे नहीं भी पता होता ना इसका आंसर, तो भी मैं दो ऑप्शन तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर देता, ये वाले निवेश पोर्टल और सूर्य पोर्टल। यहाँ कहीं भी ऐसी कोई लाइन निकल के आ रही है निवेश से रिलेटेड या कुछ ऐसा जो सूर्य से रिलेटेड, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब बचा उम्मीद पोर्टल और इंसाफ पोर्टल, इन दोनों में से कौन सा है। तो ज्यादातर आपने देखा होगा जो डेफिनेशन होती है, ये रखा तो वर्ड इंग्लिश में जाता है, लेकिन जो इसकी डेफिनेशन होती है इसी में से निकलती है, यानी ये एक शॉर्ट फॉर्म होती है, इससे एक फुल फॉर्म बनती है। तो ऐसे भी करके कोई ना कोई वर्ड निकालकर आप आंसर कर सकते हो। तो बाकी उम्मीद की फुल फॉर्म क्या है, उम्मीद की फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट। ये फुल फॉर्म है किसकी, यू से यूनिफाइड, एम से वक्फ मैनेजमेंट, ई से एम्प्लॉयमेंट, ई से एफिशिएंसी और डी से डेवलपमेंट। तो ये जो वक्फ से रिलेटेड जो पोर्टल शुरू किया गया है वो कौन सा पोर्टल है, वो है उम्मीद पोर्टल। इसका काम क्या है, इसका काम है डिजिटली या डिजिटाइज करना या रजिस्टर करना किसको, जो वक्फ प्रॉपर्टी है उनको, और उनको मॉनिटर करना है और रेगुलेट करना है। ये सब करने का काम कौन सा पोर्टल करेगा, तो ये काम करेगा उम्मीद पोर्टल। यहाँ पे 25 क्वेश्चन का एनालिसिस होता है खत्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने भी मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उनको दिल से धन्यवाद।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।